26 और 27 तारीख को प्रदेश भर के अंदर सीईटी के एग्जाम होने हैं। इसको लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव हमारे साथ हैं, प्रवीण अत्रे जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सीईटी एग्जाम को लेकर बातचीत की जाए, क्या कुछ तैयारियां इस बार सरकार द्वारा की गई हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इनफैक्ट बाकायदा पूरी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता अनुसार नौकरी मिले। और इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई गई है, जो अलग अलग सेंटर्स एग्ज़ाम के बनाए गए हैं। और जैसे कि आपको ध्यान होगा, माननीय मनोहर लाल जी ने जब ये व्यवस्था शुरू की थी तो उस वक्त इस बात का भी बाकायदा ख्याल रखा था कि बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनकी व्यवस्था इस ढंग से हो कि बच्चे की जो ट्रैवलिंग है वो विद इन लिमिट रहे। तो वो व्यवस्था विशेष तौर पे उसका ध्यान दिया गया। और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है कि एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चा कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार ने बाकायदा बसों की व्यवस्था की है। और उसमें भी जो हमारी छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके साथ परिवार का एक सदस्य एग्ज़ाम के लिए जा सकता है, मतलब सेंटर तक जा सकता है बस में मुफ्त। उसकी व्यवस्था बाकायदा सरकार ने की है। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। और आज अगर आपको ध्यान होगा, आज सीएम आवास पर ओबीसी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था, लगभग 2-2.5 हज़ार के करीब लोग थे। तो उनको जब उनसे बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी अपील की थी कि 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और आपको पता है जब बारिशें शुरू हो जाती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो उनसे भी एक निवेदन किया था कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर वो पानी, पीने के पानी की व्यवस्था, मतलब एक तरह से प्याऊ टाइप लगाएं, पीने के पानी की व्यवस्था बनाए वहाँ पे। इस तरह की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी की थी, क्योंकि बच्चों को ना तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत आए, बच्चों को एग्ज़ाम जो है एकदम फेयर हो और किसी तरह की असुविधा ना हो। यही उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर, अब बात करते हैं प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। आज रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काफ़ी आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, गैंग ऑफ वसेपुर का एग्जाम्पल देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं रणदीप सुरजेवाला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी सुना, और मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के एक ही बात समझ में आई कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं रणदीप सुरजेवाला, या यूँ कहिए कि किस तरह से भ्रमित है रणदीप सुरजेवाला। इससे भी ज़्यादा अगर हार्ड वर्ड में प्रयोग करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि शायद मानसिक संतुलन खो चुके हैं रणदीप सुरजेवाला। क्योंकि उन्होंने सरकार पे आरोप लगाने के लिए जिन गैंगस्टर्स का नाम लिया, मैं तो हैरान था। वो नाम लेते हैं रिंदा का, वो नाम लेते हैं अर्शदीप का, वो नाम लेते हैं गोल्डी बराड़ का। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वो पंजाब से संबंधित है, उनका हरियाणा से कोई संबंध ही नहीं है। तो अगर रणदीप सुरजेवाला को अपने आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, इससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर बौखलाए हुए। और बौखलाहट का कारण भी है। एक तो रणदीप सुरजेवाला की अपनी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनको तो अपनी राजनीति के लिए भी दूसरे प्रदेश की तरफ रुख करना पड़ा। दूसरा, कांग्रेस के इतने लचर हालात हैं, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। प्रदेश के अंदर लगभग 1 साल होने को आया, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकी, 12 साल में अपना संगठन नहीं बना सकी। राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में आते हैं, बैठक करते हैं, बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन संगठन तो फिर नहीं बना। नेताओं की आपसी सिर्फ टोवल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद जिस तरह से हरियाणा के अंदर काम किया, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उनको जो इम्प्लीमेंट किया, नायब जी ने जब बतौर मुख्यमंत्री काम शुरू किया, जिस तरह से माननीय मनोहर जी की योजनाओं को उन्होंने और आगे बढ़ाया, नई नई और योजनाएं लेके आए, तो कांग्रेसियों को एक बात समझ में आ गई कि अब हरियाणा की राजनीति में उनकी कोई जगह बची नहीं है। और यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला इस तरह से अनर्गल बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। अब देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चेक करना, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चेक करना, आपको जान के मृदुल जी हैरानी होगी। 2004 से लेकर 2014 तक ओवरऑल क्राइम में 555% का इजाफा हुआ था। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% का इजाफा हुआ था। ये हालात थे कांग्रेस सरकार के दौरान। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से जब 2014 में मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कानून व्यवस्था पे एक सख्त कदम उठाते हैं, हमारी पुलिस बहुत तत्परता से काम करती है। नतीजा ये है कि जहां 555% की वृद्धि, 174% की वृद्धि, वो स्थिति आ जाती है 32% के ऊपर। इस तरह का कंट्रोल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों की जब बैठक ली, बड़े सख्त निर्देश थे। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा
कि अपराधी तत्व या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, हरियाणा पुलिस जिस तरह से काम कर रही है। आपने गुरुग्राम में देखा, एनकाउंटर हुआ था, नूह के अंदर एक बदमाश जो है उसके पाँव पे गोली मारी और उसको अरेस्ट किया। झज्जर में इस तरह का एक अरेस्ट पुलिस ने किया। कल ही यमुनानगर के अंदर 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के अंदर गोली मार के अरेस्ट किया। तो पुलिस लगातार तत्परता से काम कर रही है, इस तरह के आपराधिक तत्वों के ऊपर सख्त कदम उठा रही है। और ये जो स्थिति है, ये कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के काम, जिस तरह की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में लागू की, जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किया, मनोहर जी ने आते ही जो वो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इसका बोलबाला था, उस व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। योग्यता अनुसार बच्चों को नौकरी मिले, ये व्यवस्था कायम की। 2 लाख हरियाणा के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नायब जी ने युवाओं से एक वायदा किया था कि शपथ बाद में लूँगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा, वो करके दिखाया। किसान की 24 फसलों पे MSP देंगे, नायब जी ने करके दिखाया। हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हुआ, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, ये मनोहर जी ने कहा था, आज हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों के मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, बाकी जिलों में काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम रोड्स को देख रहे हैं, हाईवेज़ को देख रहे हैं। हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसको नेशनल हाईवे टच ना करता हो, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जिसको 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश को दिया, किसान को मजबूत किया, सशक्त किया। तो कांग्रेसी बौखला गए। अब कांग्रेस ने मिथ्या आरोप लगाने हैं, झूठे आरोप लगाने हैं, तो रणदीप सुरजेवाला साहब आते हैं, वो 2-4 झूठ के कागज़ लेके आते हैं, बैठ के मीडिया के भाइयों के सामने झूठ बोलते हैं और वो चले जाते हैं। यही उनका काम है। इसके साथ ही सर बात की जाए, अभी हाल ही में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को भी जो है एक धमकी आई थी, उसके बाद जो है उन्होंने एक कंप्लेंट सेक्टर 3 थाने में करी थी, उसको लेकर क्या कुछ है सर? देखिए, इस तरह का वाकया अभय सिंह जी के साथ एक बार पहले भी, अगर आपको ध्यान होगा, तब भी उन्होंने इस तरह का वाकया के बारे में रिपोर्ट किया था। हालांकि अब जो धमकी है वो चंडीगढ़ में शायद उन्होंने उसकी कंप्लेंट की थी, वो चंडीगढ़ पुलिस का विषय है, उसको चंडीगढ़ पुलिस देख रही होगी। लेकिन जब उनको पहले उनके साथ इस तरह का वाकया हुआ था, बाकायदा उनको सुरक्षा मुहैया हुई थी, शायद वाई श्रेणी की सुरक्षा है या वाई+ है, वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इसमें से कोई एक सुरक्षा उनके पास है। और देखिए, जो भी अपराधी इस तरह का अपराध करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, पुलिस अपना काम करेगी। दुनिया के किसी भी कोने में होगा, पुलिस उसको लेके आएगी और माननीय कोर्ट के सामने, जो कि पुलिस का काम है, कानून के दरवाजे पे लेके उसको जाना, वो पुलिस अपना काम कर रही है। क्योंकि कई बार ये अपराधी तत्व जो है विदेशों में बैठ के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके फ़ोन करते हैं, जिसको ट्रेस करने में पुलिस को भी समय लगता है। पुलिस भी उसकी जो जांच है उसी तरह से तकनीक के ज़रिए करती है, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। लेकिन पुलिस, हमारी हरियाणा पुलिस इस मामले में बहुत सक्षम है। आपको ध्यान होगा, एक अपराधी ने, कांग्रेस के एक नेता थे फरीदाबाद साइड के, उनकी हत्या हुई थी। वो जो अपराधी था विदेश में था, दुबई था शायद, वहाँ से हरियाणा पुलिस उसको लेके आई थी। करनाल में एक डॉक्टर साहब के साथ ऐसा वाकया हुआ था, 48 घंटे में हरियाणा पुलिस ने जो अपराधी था उसको पकड़ के सलाखों के पीछे कर दिया। तो हरियाणा पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है और कोई भी अपराधी तत्व जो है बचेगा नहीं। अभी हाल ही में सर विपक्ष ने एक आरोप और लगाया है S-फाइल को मुद्दे को लेकर, हालांकि कई बार बैठक भी हो चुकी है, अभी हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि बीजेपी जो है वो मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही, ये आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेसी जो है ना, मुझे तो हैरानी होती है किस मुँह से ये बातें कहते हैं। पहला, पंजाब हरियाणा के जल समझौते 2004 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लेके जब रद्द किए, किसने किए थे? कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा, जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए वो प्रस्ताव गया, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? क्या कोई प्रयास किया? 2015 में इनफैक्ट माननीय मनोहर जी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस केस की अर्लिंग हियरिंग के प्रयास किए जाएं। केस की अर्लिंग हियरिंग शुरू होती है 10 नवंबर 2016 को, हरियाणा के पक्ष में निर्णय आता है। ये किसके प्रयास थे? भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा सरकार के। जिस वक्त जल समझौते रद्द हुए थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, अलायंस के अंदर, हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस में थे, हमारे 6 विधायक थे। विरोध में 6 के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से। तब कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया था? तो जिस कांग्रेस ने कभी इस विषय को संजीदगी से लिया ही नहीं, जो कांग्रेस इसके ऊपर विशुद्ध रूप से राजनीति करती रही, इसको वोट का जरिया मान के चलती रही, वो कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने आपको बता दें एस फाइल समेत कई मुद्दों को लेकर जो है जानकारी दी है। कैमरा सुनील के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।